जो है आज नेतन्याहू के घर पे अटैक हुआ, बहुत भगदड़ मची रही, काफी अफरा तफरी रहा। इजराइल के पास कोई डाटा नहीं है कि कौन जवान हमारा कहाँ डिप्यूट था और कौन जहां कहाँ हमारा मर गया, जिंदा है कि नहीं है, ये कोई डाटा इजराइल के आईडीएफ के पास नहीं है। जी आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में बड़ी खबर लेकर के आया हूं और खास तौर से जो बातचीत हुई है उस पर भी हम रोशनी डालेंगे और वो बयान आपको दिखाएंगे जो बहुत अहम है। हम सब जानते हैं कि जिस तरह से यमन ने यानी अंसारुल्लाह हौती ने कल तेल अवीव में मौजूद बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जबरदस्त हमला किया था, अब उसके जवाब में अब इजराइल ने भी 20 फाइटर जेट से 50 ठिकानों पर हमला किए हैं, जिसमें हुदैदा पोर्ट भी शामिल है। इस सिलसिले में हमारी बातचीत हुई बहुत ही मशहूर पॉलिटिकल एनालिस्ट, जिनका कहना है कि अब ये लड़ाई फैसला कुन हो गई है, अब आर पार की लड़ाई है। उन्होंने अपने बयान में क्या कहा दी है, जो ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ताजा तस्वीर यहाँ पे सामने आई है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिल करके ये वहां पे जवाबी कार्रवाई की है। और ये उस वक्त कार्रवाई हुई है कि जब ईरान ने खबरदार किया था कि अगर यमन पर हमला किया तो हम इसका जवाब देंगे। तो अब क्या माना जाए कि अब ये लड़ाई बढ़ेगी, ये जंग बढ़ेगी और क्या अमेरिका इसमें पेश रहेगा, क्योंकि जो तेल अवीव पे हमला हुआ है उसमें इजराइल ने अमेरिका को ही कसूरवार ठहराया है। जी फजील साहब। देखिए, अमेरिका तो पूरी तरह से इस लड़ाई को भड़काने में ही उसका आग है। पूरी तरह से ये लड़ाई ठंडी पड़ चुकी थी, सीज फायर हो चुका था और ट्रंप के आने के बाद जो दुनिया इंतजार कर रही थी कि शांति की बात करेंगे, उन्होंने और इसको भड़का दिया। अब इसके पीछे उनका क्या मकसद है ये नहीं पता, लेकिन जिस तरह से अब ये जंग भड़क रही है और तेल अवीव के एयरपोर्ट बंद हो गए और अभी आपने दिखाया इस खबर में, मैं पूरी तरह से मुझे नहीं पता कि क्या हुआ अभी, तो ये जंग तो बढ़ेगी, अब और बढ़ेगी। अब ईरान भी आएगा सामने और अमेरिका अपने बदला ले रहा है कि अपने इकबाल जो उसका टूट रहा है ना, उसके लिए ये बेगुनाहों को मार रही लोग। ये लोग हमला करते हैं आम नागरिकों पे, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जबकि कभी भी हूती ने हमला सैन्य ठिकानों पे किया है, लेकिन ये लोग वायलेशन करते हैं रूल्स का, जो इंटरनेशनल रूल्स बने हुए हैं कि भाई आप आम नागरिकों पे हमला नहीं करेंगे। लेकिन हमेशा देखिए, शुरू से अस्पताल पर, स्कूल पर, हॉस्टल्स पर, और ये लोग हमला करते रहते हैं। ठीक है, अब इनका भी लड़ाई का भी एक अंत तो होना ही है। इस बार ये चीज फैसला होके ही रहेगा कि चाहे नुकसान कितना भी बड़ा हो, लेकिन फैसला होके ही रहेगा कि अब जो है मिडिल ईस्ट की का भविष्य क्या होगा और कौन तय करेगा मिडिल ईस्ट की लड़ाई को, ये बता दे। पे देखिए, ये भी दावा किया गया है, मैं अभी वही पढ़ रहा था उनकी खबर जो यरूशलेम पोस्ट है। यरूशलेम पोस्ट ने बताया कि इतवार को बेन गुरियन हवाई अड्डे के करीब बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद इजरायली फदाइया यमन में हौसी बागियों पर अमेरिकी रात के साथ मुश्तरका जवाबी हमला कर रही है। और ये भी कहा है गैर मुल्की रिपोर्ट्स एक दर्जन के करीब हमले की जगहों की वजाहत कर रही है। यानी ये हमला जो होगा तकरीबन 1 दर्जन हमला जो है वो अब करने की पूरी तैयारी है। यहाँ पे आप देखिए, जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने लिखा है कि अमेरिकन मीडिया यूएस यमन में हो रहे युद्ध में अपनी कैजुअलिटी छुपा रहा है कि उनके लोग कितने मारे गए। इसके इजराइल के लिए उड़ानें रद्द होने के कारण हजारों इजरायली विदेशों में फंस गए हैं। ये भी उनके सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ रही है। तो ये आप देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अलावा इजराइल और यूएस ने मिलकर यमन पर करीब 50 मिसाइलें लॉन्च की हैं जो अभी भी जारी है। तो ये जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने कहा है करीब 50, हालांकि वहां पे 12 की बात कही जा रही है।
यमन पर हमले में 30 जेट हिस्सा ले रहे हैं। तो एक बड़े हमले के तौर पर यहाँ पे देखा जा रहा है। तो फदील साहब, अगर ये बहुत बड़ी अपडेट मैं समझता हूँ कि आ गई है कि अगर इतने बड़े हमले यानी रात भर ये हमले चलेंगे तो ये बहुत धमाका खेज है। और इसका मतलब ये कि अब ईरान जो है वो आएगा और ईरान पर भी क्या अटैक हो सकता है और ईरान क्या अब जवाब देगा, क्योंकि ईरान ने बहुत साफ साफ जो ईरान के वजीर डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि अगर यमन पर हमला हुआ तो हम इसका जवाब देंगे। फदील साहब, ऐसी खबरें आ रही थी। देखिए, अरब जो है अपना एयर स्पेस नहीं यूज करने देगा, अमेरिका को भी नहीं करने देगा। इसलिए अभी ईरान पे हमला ना करके ये यमन पे हमला कर रहे हैं, यमन पर। और ये इनकी स्ट्रेटजी पॉलिटिक्स है, ये मतलब ये इनका चेंज किया इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी पॉलिसी कि अरब है वो अपना स्पेस नहीं दे रहा है इनको हमला करने के लिए। जो पिछली बार हो गया, अरब ने उसके लिए माफी भी मांगी और पूरी दुनिया के मुसलमान और अरब के इंटरनल लोगों का बहुत दबाव है, अमेरिका को वो स्पेस नहीं दे रहा है। इसीलिए ईरान पे हमला ना करके वो यमन पे कर रहे हैं। लेकिन यमन पे हमला भी ईरान पे हमला माना जाएगा और यमन के पास भी इंटरसेप्ट मिसाइलें हैं, अच्छा सिस्टम है, तो वो काफी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, पहले से भी कर रहे हैं। इनका हमला कोई आज थोड़ी है, लगातार चल हमला कर रहे थे। आज थोड़ा इन्होंने क्या किया कि एक बार में ही करीब 100 मिसाइलें 20 मिसाइलें एक साथ चला दो तो उससे रोकना जरा मुश्किल हो जाता है। तो ये अभी एक बहुत बड़ा अपडेट है कि अभी फिलहाल ये ईरान पे हमला इसलिए भी नहीं कर सकते कि इनको एयर स्पेस नहीं मिल पा रहा है, और बिना एयर स्पेस के मिले ये जमीनी जंग तो लड़ नहीं सकते ईरान जा करके, इनको वहां पे जगह नहीं मिलेगी ईरान के आसपास। तो इसलिए ये हवाई हमला कर रहे हैं और ये सोच रहे कि ईरान जो है अपने यमन के हूतियों के साथ सहयोग करके जो हमला कर रहा है, तो पहले हूती के रास्ते से ही ईरान तक पहुंचना चाह रहे हैं। लेकिन हूती के यमन के बाद ओमान पड़ता है, यूएई पड़ता है, फिर इधर से अगर जाइए तो जॉर्डन पड़ता है, अरब पड़ता है, अगर इधर से और आगे से जाइए तो सीरिया पड़ता है, इराक पड़ता है। तो एकदम से तो इनकी एक्सेस जो है ईरान तक नहीं हो सकती, इसलिए ईरान पे हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहे। और अगर ईरान पे हमला कर दे तो एक तरफ हूती मारे, हिजबुल्ला, फिर ईरान खुद सक्षम है, तो ये सारी चीजें इनको उस लेवल पे अपने वार को नहीं ले जाना चाह रहे, इसलिए हूतियों पे निशाना बना रहे। और आज भी जो गजा के अंदर जो लोग भूख से मर रहे हैं, उनकी समस्या तो बनी हुई है ना। एक तरफ मिसाइल चल रही है, दूसरी तरफ उनकी डिमांड क्या है, हूतियों की क्या डिमांड है? भाई आप राहत सामग्री जाने दो, बस यही तो डिमांड है, और क्या डिमांड है? इस सिर्फ भूखे मारने के लिए गजा के लोगों को ये चाह रहे कि चारों तरफ से घेर करके उनको भूख से मार डालो, पानी से तड़पा के मार डालो। ये तो बहुत ही अमानवीय बात है और पूरी दुनिया चुप है इस बात को लेकर के। भाई हूती जो रिएक्शन कर रहा है, जो हूती रिएक्ट कर रहा है, इसी बात को कर रहा है ना कि आप इजराइल में गजा के अंदर खाना वाना जाने दो, उनको राहत सामग्री मिलने दो, ये उसको भी नहीं जाने देना चाह रहे। इनके दिल में यही बात है कि इनको इतना तड़पा दो कि ये लोग गजा छोड़ के चले जाए। तो ये बहुत मुश्किल है, इतने साल 40 साल से जो तड़पा रहे इनको, अब तो उन लोगों को आदत पड़ चुकी है। एक बड़ी खबर दी है जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने, इजराइल ने यमन के हुदैदा पोर्ट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया, लेकिन लोग अब भी वहां पे नारे लगा रहे हैं। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त नारा वहां पे लगाया गया। मैं फदील साहब, इजराइल ने अब ये दावा किया है कि वो गजा पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। इसके लिए उसने 60,000 की रिजर्विस्ट फोर्स बुलाई है। उसमें कितने लोग आएंगे ये बात की बात है, लेकिन एक बड़ा सवाल उठ गया है कि आखिर जब पहले ही से ये दावा था कि गजा पर हमारा कब्जा है, तो फिर अब ये दोबारा कब्जा करने वाली बात कहाँ से आ गई? इस पर भी हमने फदील अहमद से बात की, उन्होंने क्या जवाब दिया। एक बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात वो है कि जिस तरह से रिजर्विस्ट को बुलाया 60,000, कल भी ये बात आई थी, लेकिन आज जो है उसकी चर्चा बहुत ज्यादा है और ये कि गजा पर पूरी तरीके से कब्जा करेंगे। लेकिन फिरोज अहमद बख्श साहब ने कल बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, आना था आज, हो सकता है कहीं मसरूफ हो गए हों। तो
जिस तरह से रिजर्विस्ट को बुला करके 60,000, पहले बात तो ये कि बुलाया गया है तो क्या सब आ जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जबकि जो मेन यूनिट है, जब वो वहां गदा के अंदर नहीं लड़ पा रही हैं, वो बार बार मना कर रहे हैं कि थक गए हैं, हमारे पास लोग नहीं है, नंबर 2। नंबर 3 ये कि एक लंदन की प्रोफेसर है या अमेरिका की, उन्होंने ये सवाल उठाया है कि अगर अब रिजर्विस्ट बुला करके और गदा पे जाने की बात हो रही तो इसका मतलब साफ है कि इजराइल झूठ बोल रहा था अभी तक कि हमारा गदा पे कब्जा है। इसका मतलब ये है कि गदा पर इजराइल का कब्जा ही नहीं है, और इसीलिए अब वो 60,000 रिजर्विस्ट बुलाने क्या जरूरत थी, वहां दोबारा कार्रवाई क्या जरूरत है अगर आपका कब्जा है। तो इसका मतलब ये साफ है कि वहां पे कोई कब्जा नहीं है। इसको कैसे देखते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है फजील साहब, बहुत अहम बात कही है कि अब आप 60,000 बुला रहे हो और ये कैबिनेट में मंजूरी दे रहे हो और ये कि हम पूरी तरीके से कब्जा करेंगे। इसका मतलब ये कि आपको वहां कब्जा नहीं था, लेकिन आप अपने लोगों को कह रहे थे कि साहब वहां पे हमारा कब्जा है। तो ये जो चीज सामने आई है फजील साहब, देखिए अब तो सैटेलाइट इमेज है, दुनिया देख रही है, उनके कहने से कुछ नहीं होता है। लाखों आईडीएफ के सैनिक गायब हैं, अगर मार दिए गए उसका कोई डाटा इनके पास नहीं है। पोस्ट छोड़ के चले गए, तो अगर पोस्ट छोड़ के चले गए तो अपने घर तो गए होते। घर वाले कह रहे हैं कि मेरे घर में आया ही नहीं, बंदा हमारा गायब है। सरकार पूरी तरह से अपने सैनिकों का डाटा जो ना रख पाए। इजराइल के अंदर रिजर्व सैनिक तो सबसे फेल सिस्टम है दुनिया के अंदर। परमानेंट सोल्जर्स ही कुछ कर सकते हैं, रिजर्व सैनिकों को आप ले आके सिर्फ मरवाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो इनका जो है, जो मैनेजमेंट है आर्मी के, आईडीएफ का जो मैनेजमेंट है सैनिकों का, वो बहुत ही खराब है, जिसके चलते सैनिक मारे जा रहे हैं और इसका पूरा फायदा हमास उठा रहा है। अब कोई सैनिक वहां आने को तैयार नहीं है। लाखों लाख सैनिक गायब हैं और कई हजार पोस्ट खाली पड़ी है, एक भी सैनिक वहां नहीं है। सब भाग गए छोड़ करके, पोस्ट छोड़ के भाग गए। और पोस्ट ही छोड़ के नहीं भागे, वो लोग इजराइल छोड़ भी दिए हैं, क्योंकि सरकार बार बार उनको अरेस्ट करेगी, पकड़ेगी। इससे अच्छा है वो लोग कहीं निकल लिए और वो लड़ने को तैयार नहीं है। अंदरूनी हालात इतने खराब हैं कि जो मिसाइलें गिर रही हैं, आयरन डोम पे भी ड्यूटी देने वाले लोग नहीं मिल रहे इनको। सच्चाई ये है कि आयरन डोम भी तो चलाना पड़ता है ना, अपने से थोड़ी चलता है वो, उसको भी कंट्रोल करना पड़ता है। तो इनके अभी जो है, आज नेतन्याहू के घर पे अटैक हुआ, बहुत भगदड़ मची रही, काफी अफरा तफरी रहा, और उनका अपना घर सुरक्षित नहीं है। वहां पे अटैक किया हुती वालों ने, तो वो वहां भगदड़ मची रही। यानी इनके आयरन डोम को या जो भी थॉट सिस्टम है, जो भी है, इनको ऑपरेट करने वाले बंदे नहीं मिल रहे, या हो सकता है वहां पे ड्यूटी ना दे रहा हो, ये भी तो हो सकता है। नहीं तो इतनी बड़ी मिसाइल वो कुछ तो रोकता ना, 10 को मान लीजिए 2-4 को भी तो रोकता ना, लेकिन नहीं रोक पा रहे। इसका मतलब कि वहां कोई ड्यूटी देने वाला है ही नहीं। मिसाइलें अपने से आ रही और गिर जा रही। अमेरिका का जहाज गिर गया पानी में, अब वो सफाई देते घूम रहे हैं कि हमारी गलती से गिरा है। अरे भाई, तुम्हारी ये गलती है कि 56,000 लोग मार दिए गए आज, ये तुम्हारी ये गलती है जी। बार बार रिजर्विस्ट कह रहे हैं। क्या आपको कितना लग रहा है कि कितने रिजर्विस्ट जो है वो आने के लिए तैयार होंगे, और क्या कानून है, क्या उन्हें जबरदस्ती लाया जा सकता है? क्या जबरदस्ती जो है उन्हें फौज पर लड़ने के लिए भेजा जा सकता है? फजील साहब, देखिए मुमताज भाई, लड़ाई में जो है ना, संख्या बहुत मायने नहीं रखती है, स्ट्रेटजी और तौर तरीके बहुत मायने रखते हैं। मैं महाभारत की बात फिर याद दिलाता हूं आपसे कि कौरवों की 1 लाख सेना थी और पांडवों के हाथ कितना बुरा हार हुआ उनका। इब्राहिम लोधी की 1 लाख सेना को 15,000 बाबर की सेना ने किस तरह से पछाड़ दिया। संख्या मायने लड़ाई में नहीं रखती है। वो भी रिजर्विस्ट सैनिक तो अनट्रेंड सैनिक हैं, उनको तो कुछ भी वायरलेस के सिग्नल्स को पढ़ने का भी ढंग नहीं होगा मेरे ख्याल से। जो वायरलेस पे मैसेज आता है ना, जो वायरलेस पे कमांड आती है ऊपर से, उसको सुन करके लिखने का भी शौर नहीं होगा। इनकी अनट्रेंड सैनिक हैं ये लोग। अभी इनको भेज करके आप एक परमानेंट जंग जो हो रही है, इतनी भयंकर जंग, जहां पे ईरान है, यमन है, हुती है, हिजबुल्लाह है और यूएस है, ये सब लोग
ऐसे माहौल में एक लड़का बेचारा जो पिज्जा बेच रहा है, बर्गर बेच रहा है, किसी बैंक की नौकरी कर रहा है, क्रेडिट कार्ड बेच रहा है, उसको आप बुला करके बंदूक दे देंगे। जो बेचारा अपना बैग नहीं उठा पा रहा है, जो एक मोबाइल के ले जाने में उसको दिक्कत होती है, उसको जिसने 5 साल 10 साल कभी युद्ध नहीं लड़ा, जिसने कभी पीटी परेड नहीं किया, जिसने बंदूक उठा करके, आज की डेट में कितना भी हल्की वेपन्स होती है तो 4-5 किलो तो होती है, तो उसको ले करके और शिष्ट लेना। सवाल इस बात का है कि बड़े बड़े अक्षरों में जो हमारी भारत की आर्मी है, उनका जो वो होता है, क्या नाम है, टारगेट जो होता है, जो शिष्ट जहां जब ट्रेनिंग देते हैं ना, तो वहां लिखा रहता है कि एक दुश्मन एक गोली, यानी गोली को बर्बाद भी नहीं करना है। एक दुश्मन एक गोली चलाइए तो एक दुश्मन मरना चाहिए। ये सब हमारे यहाँ लिखा रहता है दीवारों पर। तो सवाल इस बात का नहीं है कि आप जाके अंधाधुंध फायरिंग कर दें, कितनी तेज चलना है, कितना तेज नहीं चलना है, कब फायरिंग करना है, कब नहीं करना है। बहुत सी ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग के बाद जब आप यूनिट में पोस्ट होते हैं तो आपको बहुत कुछ अपने सीनियर से बातचीत के दौरान सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि हर चीज जंग के मैदान से ही सीखी जाए। बहुत सी चीजें जब नए रंग रूट जब ट्रेनिंग करके जाते हैं बटालियंस के अंदर, यूनिट्स के अंदर अपने, तो वहां पे उनके जो सीनियर्स, उनके जो पीटी परेड या उनको ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद भी उनकी ट्रेनिंग चलती रहती है। उनके बातचीत से, उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके तौर तरीके से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जंग लड़ने से ही आपको अनुभव मिलेगा। उनका, हमारे एक उस्ताद थे जब हम कैडेट थे, तो जब हम लोग पसीने से बहुत तरबतर हो जाते थे तो वो खुश होकर कहते थे कि ट्रेनिंग के दौरान जितना पसीना अधिक गिराओगे, जंग के दौरान खून उतना कम गिरेगा। इस तरह से वो बकअप करते थे। यदि आपने ट्रेनिंग में पसीना नहीं गिराया तो जंग में खून बहुत गिरेगा आपका। तो आप सोचिए कि एक परमानेंट सोल्जर्स के बारे में एक सीनियर ऑफिसर अपने जवान को कैसे बकअप कर रहा है। वो जब जाता है, जब वो ट्रेनिंग करता है और जब वो लड़ाई के मैदान में जाता है, तो अपने सीनियर के तजर्बे से वो काम करता है। जो सीनियर उसने बैरिक में सोते वक्त, उठते वक्त, खाना खाते वक्त, साथ में मॉक ड्रिल करते वक्त, फायरिंग करते वक्त, जो तजर्बा, जो अनुभव जो सीनियर होता है ना, वो बताता है कि जंग में तुमको ऐसा माहौल मिलेगा, यहाँ तो तुम्हारे सामने कोई दुश्मन नहीं है, तुमको टारगेट पे गोली मारना है, लेकिन जंग में तुम्हारा टारगेट, तुम्हारे सामने गोली, तुम्हारी मौत होगी, ऐसा वो बताते हैं वो लोग। तो बहुत सी चीजें जो परमानेंट सोल्जर होते हैं, वो अपनी ट्रेनिंग के बाद जब यूनिट में पोस्टिंग होती है तो अपने सीनियर जो उनके ऑफिसर्स होते हैं या सीनियर एनसीओ या जीसीओ होते हैं, उनके जीवन का लंबा तजर्बा जो है, उससे वो काफी सीखते हैं। अब रिजर्व सैनिक को आप बुला दिए, वो बेचारा 10 साल तो क्रेडिट कार्ड बेचा है, 10 साल किसी रेस्टोरेंट में बिल काटा है, 10 साल वो किसी को लोन बांटा है, 10 साल वो किसी की रिकवरी किया है, 10 साल जा करके वो किसी कंप्यूटर में कंप्यूटर ऑपरेटर बन गया, 10 साल अब उसको आप बुला रहे हैं, वो आराम से खा के और गहरी नींद लेके सोना, और बिना इंटरप्ट, मतलब लड़ाई के दौरान जो है आप कुत्ते की नींद सोते हैं, ये समझ लीजिए। फौजी को जो है यहाँ भारत में कुत्ते की नींद सुलाया जाता है। उसको ये पता है कि कब रात में सायरन बज गया तो कोई आपको उठाने नहीं आएगा, आपको खुद ही उठना है, और उठ करके और आपको रात को ही ब्रीफ कर दिया जाता है कि आपको क्या क्या तैयारी करनी है। और हर वक्त हमारी सेना जैसे भारत के अंदर 24 घंटा जंग के लिए तैयार रहती है, 365 दिन, हर सेकंड हमारे जवानों की उंगली ट्रिगर पे होती है, बस सरकार की तरफ इशारा हो और वो फायर शुरू कर देते हैं। तो ये एक डिसिप्लिन है। तो ये जो चीजें होती है, रिजर्व सैनिक के साथ थोड़ा ही है। अब उसको आप क्या हुआ, भेज दिया रिजर्व पोस्ट के लोगों को, गजा में लाखों सैनिक लापता है, कुछ मार दिए गए, कुछ लापता हो गए, कुछ बंधक हो गए। अब उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, डाटा भी नहीं है इनके पास खुद अपने आईडीएफ के सैनिकों का डाटा नहीं है। अच्छा, लड़ाई के दौरान जैसे मान लीजिए हमारे देश के अंदर माउंट पे लड़ाई हो रही है, कश्मीर की घाटी में, तो प्लेन पे कुछ अफसरों को रिजर्व रखा है, कुछ जवानों को रिजर्व रखा जाता है। 1 दिन 2 दिन के बाद या 4 घंटा जैसा सहूलियत होती है, ऊपर से हिल से उनको नीचे लाया जाता है, उनको रेस्ट दिया जाता है। फिर दूसरी ट्रुप जाकर के वो मोर्चा संभालती है, फिर उनको बुला करके उनको रेस्ट प्लेन के एरिया में रेस्ट दिया जाता है, और फिर उनको अगले मोर्चे के लिए तैयार किया जाता है।
इस तरह से क्या होता है कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको पता होता है कि मेरा कौन सा जवान कितनी देर ड्यूटी किया, कितना घायल है, उसको क्या खाने की जरूरत है, उसको प्रॉब्लम क्या है, यदि चोट लग गई है, कांटा भी चुभ गया या किसी जहरीले जानवर ने काट लिया, वो सारा रिकॉर्ड उनके पास होता है। उसी हिसाब से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उसी हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब मान लीजिए पहाड़ पे चढ़ते समय कोई हाथ में बिच्छू काट लिया, तो उसको क्या आप लड़ाई लड़वाते रहेंगे या उसको नीचे ला करके उसकी पहले तो ट्रीटमेंट करेंगे ना। कोई जहरीला सांप काट लिया, कोई बिच्छू काट लिया, कोई कांटा धंस गया या कोई ऐसा पौधा जो उनको नुकसान कर रहा है, तो उनकी जो तकलीफ है आप पहले तो उनको नीचे ले आके उनको राहत देंगे ना, कि उनको भेज देंगे क्या नहीं आप लड़ते रहो, मरो चाहे जियो। तो क्या करेगा वो? ये चीज आईडीएफ में नहीं है। इजराइल के पास कोई डाटा नहीं है कि कौन जवान हमारा कहाँ डिप्यूट था और कौन जहां कहाँ हमारा मर गया, जिंदा है कि नहीं है, ये कोई डाटा इजराइल के आईडीएफ के पास नहीं है जी। तो बहरहाल ये तय हो गया कि ये जो जंग छिड़ गई है इसमें ईरान भी शामिल हो सकता है, इसमें रूस और चीन भी शामिल हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। और ये जंग फैसला कौन होगी, कौन किसके साथ होगा, इसका भी अब अंदाजा लगने लगा है, क्योंकि फ्रांस हो या और दूसरे ममालिक वो भी ये चाहते हैं कि फिलिस्तीन आज़ाद हो और ये रोज रोज के झगड़े और जंग बंद हो। दुनिया में कोई नहीं चाहता कि इस वक्त बदअमनी फैले, क्योंकि दुनिया क्राइसिस से गुजर रही, खुद अमेरिका क्राइसिस से गुजर रहा है। ऐसे में जंग नहीं बढ़ेगी, लेकिन जंग यूं ही रुक जाएगी ऐसा नहीं लगता। बहरहाल तमाम खबरों के लिए देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया, और ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट पर हम 10:30 बजे रात में रोज़ लाइव करते हैं। इसके साथ साथ कुछ ख़ास स्टोरियां भी करते हैं, तो ज़रूर आप एमएमसी न्यूज़ चैनल यूट्यूब पर विज़िट करें और देखें, शेयर करें, हमें फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।